ऑल ऑफ यू टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सुपरविजन। आज अपन मैनेजमेंट में सुपरविजन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सुपरविजन, देखो सुपरविजन क्या होता है। सुपरविजन एक प्लान प्रोग्राम होता है जिसके अंदर अपन पहले से प्लान करते हैं और उस प्लान के अंदर फिर अपन क्या करते हैं, वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सुपरविजन है वो प्लान प्रोग्राम होता है और ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है कौन सी इंस्ट्रक्शन के अंदर, यानी जो प्लान अपन ने सोचा है कि भी अपन को इस हिसाब से इस काम को ऐसे करना है। तो सुपरविजन क्या हुआ, पहले से अपन ने उसको प्लान कर लिया और फिर अपन ने अपने माइंड में इसको सेटअप किया कि यहाँ पर ये करना, वहाँ पर वो करना और इस तरीके से करेंगे। तो सुपरविजन क्या होगा, एक प्लान प्रोग्राम होता है और वो इम्प्रूवमेंट करता है जो जिस चीज़ के लिए अपन ने प्लान किया उसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट करता है इंस्ट्रक्चर के अंदर। अब देखो क्या होता है सुपरविजन, डिफाइन देखो कि सुपरविजन इज ए प्लान प्रोग्राम होता है फॉर इम्प्रूवमेंट किसी के अंदर करता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर इज कॉल्ड सुपरविजन, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, सुपरविजन बोलेंगे। सुपरविजन की नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, सुपरविजन इज डिफाइंड एज गाइडेंस एंड डायरेक्टिंग रिकॉर्ड है। सुपरविजन है वो क्या है, गाइडेंस एंड डायरेक्टिंग रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय और टू अकम्प्लिशमेंट गुड आउटपुट। मतलब क्या करता है कि सुपरविजन है वो डिफाइन है गाइडेटिंग एंड डायरेक्टिंग रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय टू अकम्प्लिशमेंट गुड आउटपुट, और अच्छा आउटपुट देता है। अब देखो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव सुपरविजन के अंदर तो देखो अफेक्टिवनेस रहता है ऑफ वर्कर के लिए डिपेंड लार्जली ऑन द सुपरविजन। तो ये क्या करता है, अफेक्टिवनेस किसके लिए, वर्कर के लिए, और डिपेंड लार्जली किसके, सुपरविजन के लिए, ऑन द सुपरविजन के लिए। उसके बाद में देखो नेक्स्ट इसमें बताया स्कोप, हाई डिग्री ऑफ सुपरविजन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्कर। तो हाई डिग्री जो सुपरविजन है वो इम्प्रूव किसके अंदर करता है, क्वालिटी ऑफ द वर्कर के अंदर। उसके बाद में मीटिंग और प्री डिटरमाइन वर्कर ऑब्जेक्टिंग, मतलब मीटिंग होता है प्री डिटरमाइन करता है किसके अंदर, वर्कर ऑब्जेक्टिंग के अंदर, और प्रमोशन ऑफ द मोटिवेशन एंड मोरल, ठीक है, प्रमोशन करता है मोटिवेशन के अंदर एंड मोरल के अंदर। उसके बाद में आता है ब्रीडिंग द गैप बिटवीन वर्कर्स प्रजेंट गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये क्या करता है, ब्रीडिंग क्या करता है, गैप बिटवीन वर्कर्स के अंदर पर्सनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दोनों के बीच में गैप भी मेंटेन करके रखता है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ टीम वर्क, उसमें प्रमोशन करता है। प्लान सर्विस सच एज कोऑपरेशनल ली एंड कोऑर्डिनेशन टू अवॉइड ओवरलैपिंग, मतलब प्लान करता है सर्विस के अंदर सच एज कोऑपरेशनली एंड कोऑर्डिनेशन टू अवॉइड ओवरलैपिंग के अंदर। उसके बाद में डेवलप क्या करता है स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर के अंदर एंड मेथड ऑफ इवाल्युएशन ऑफ नर्सिंग केयर, ओवरलैप करता है स्टैंडर्ड के अंदर नर्सिंग केयर की, और मेथड है उसके अंदर भी एनालिसिस करता है। उसके बाद में असिस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, असिस्ट किसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर सच एज ऑपरेशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, असिस्ट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर सच एज ऑपरेशनल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज उसके अंदर भी। उसके बाद में इवालुएट करता है सर्विस गिवन, इवालुएट प्रोफेशनल पर्सोनल परफॉर्मेंस प्रोग्रेस। तो इवालुएट करता है किसके अंदर, सर्विस के अंदर भी, और गिविंग क्या करता है, इवालुएट पर्सनल प्रोफेशनल और परफॉर्मेंस उसके अंदर भी प्रोग्रेस करता है। उसके बाद में सजेस्ट टू चेंज सच एज इम्प्रूविंग ऑफ वर्क अफेक्टिवली, तो सजेस्ट टू चेंजेस करता है किसके अंदर, इम्प्रूविंग ऑफ वर्क इफेक्टिवली। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ सुपरविजन। तो देखो टाइप ऑफ सुपरविजन के अंदर सबसे पहले डायरेक्ट सुपरविजन, डायरेक्ट मतलब सीधा फेस टू फेस। तो डायरेक्ट सुपरविजन सच एज सुपरविजन इज मेंटेन थ्रू फेस टू फेस और इज कॉल्ड डायरेक्ट सुपरविजन। उसके बाद इनडायरेक्ट सुपरविजन, ये किसी माध्यम के थ्रू हो सकता है, रिटर्न, ओरल, वर्बल, कोई से भी। तो देखो इनडायरेक्ट सुपरविजन सच एज इन द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ द वर्कर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सुपरविजन। उसके बाद में फंक्शन ऑफ सुपरविजन, तो फंक्शन में क्या रहता है, ओरिएंटेशन ऑफ द न्यू स्टाफ, ओरिएंटेशन करते हैं किसको, न्यू स्टाफ को। असिस्मेंट ऑफ द वर्क लैंड ऑफ इंडिविजुअल्स टू ग्रुप। उसके बाद अरेंजमेंट फ्रॉम द ना फ्लो ऑफ मटेरियल, कोऑर्डिनेशन ऑफ द इफोर्ट
प्रमोशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर, प्रमोशन ऑफ सोशल कंट्रोल विद इन द वर्क टीम, हेल्प इंडिविजुअल विथ देयर पर्सनल प्रॉब्लम, इन सब में हेल्प भी करता है। तो जी ये क्या रहता है इसका, अपन क्या मानेंगे कि भी जो टाइप्स है इसके अंदर अपन ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और दो टाइप्स, उसके बाद में इसके फंक्शन बताए गए हैं। अब आता है इसी के अंदर फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और रीचिंग द लेवल ऑफ मोटिवेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, रिकॉर्ड कीपिंग में भी हेल्प करता है। उसके बाद में फैक्टर एसेंशियल फॉर गुड सुपरविजन, इसके अंदर देखो ह्यूमन और रिलेशनशिप, टेक्निकल जॉब, नॉलेज स्किल, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर लीडरशिप, फेवरेबल वर्क और क्लाइमेट। उसके बाद में टेक्निकल क्रिएटिव सुपरविजन, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि टेक्निकल मेथड्स सच एज सुपरविजन इज मेंटेन इन द बेस ऑफ स्किल एंड क्रिएटिव सुपरविजन सच एज एडॉप्शन ऑफ सिचुएशन, उनके अंदर ये हेल्प करता है। उसके बाद में देखो कोऑपरेटिव वर्सेस ऑथराइजेशन सुपरविजन। कोऑपरेटिव मीन्स फुल ऑपरेशनल ऑफ सच मेशिव ऑफ द ग्रुप सच एज during planning, action and design, and during the authorization supervision responsibility center is maintain power to maintain supervision according to situation। इसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। देखो देखो इसमें बताया गया है कि जो सुपरविजन है वो देखो क्या करता है। सबसे पहले सुपरविजन के बारे में ये बताया गया कि टू थे कोऑपरेटिव वर्सेस ऑथराइजेशन सुपरविजन, जिसमें देखो जो कोऑपरेटिव है वो क्या करता है कि जो मॉनिटर ऑफ द जो ग्रुप है सच एज ड्यूरिंग प्लानिंग एक्शन, इनमें हेल्प करता है। और ऑथराइजेशन सुपरविजन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर्स के लिए और पावर रहता है, मेंटेन करता है सुपरविजन को, सिचुएशन को। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो सुपरविजन है उसमें देखो साइंटिफिक वर्सेस इंस्टीट्यूटिव सुपरविजन। तो साइंटिफिक सुपरविजन इज बेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव एंड मेजरमेंट एंड इन द इंस्टीट्यूटिव सुपरविजन सुपरविजन प्रोसेस आर मेंटेन इन द बेस ऑफ IPR। तो ये क्या करता है कि बेस इन द ऑब्जेक्टिव और मेजरमेंट करता है, एंड इंस्ट्रक्टिव सुपरविजन क्या करता है, प्रोसेस ऑफ मेंटेन इन द बेस ऑफ IPR के अंदर। उसके बाद में अपन देखेंगे टेक्निकल एंड रोल आर यूज ड्यूरिंग सुपरविजन। तो देखो ऑब्जर्वेशन सच एज वार्ड राउंड, इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंस, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, परफॉर्मेंस इवाल्युएशन सच एज सेल्फ इवाल्युएशन, इवाल्युएशन सुपरविजन इवाल्युएशन। उसके बाद में वर्बल एंड रिटन रिकॉर्ड, स्टाफ मीटिंग, ओरिएंटेशन, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, कंटिन्यू इवाल्युएशन प्रोग्राम, ये इनमें क्या करता है, हेल्प करता रहता है। जो टेक्निकल टूल्स है आर यूज करेंगे अपन किसमें, सुपरविजन, उसके लिए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इवाल्युएशन। अब अपन इवाल्युएशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो इवाल्युएशन डिफाइन, इवाल्युएशन आर द असेसमेंट प्रोसेस ऑफ द जजिंग द इफेक्टिव और एजुकेशनल एक्सपीरियंस थ्रू केयरफुल ऑपरेशन। इसके अंदर क्या बताया, अप्राइजल है कि इवाल्युएशन है वो अरेंजमेंट प्रोसेस है, वो जजिंग करता है अफेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस थ्रू केयरफुल ऑपरेशन। इनके अंदर क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब देखो इसमें क्या बताया कि नेक्स्ट डेफिनेशन इवाल्युएशन वो क्या है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है ऑफ एजुकेशनल सोशल प्रोग्राम इज कॉल्ड इवाल्युएशन। मतलब क्या बताया गया कि एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जो क्या करता है, सोशल प्रोग्राम इज कॉल्ड इवाल्युएशन। इसमें अंदर देखो इंपॉर्टेंस पर्पज ऑफ इवाल्युएशन, इंपॉर्टेंस क्या है इसके, पर्पज क्या है इवाल्युएशन के। तो देखो टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ नॉलेज
एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, मतलब डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ नॉलेज का एंड अंडरस्टैंडिंग करता है ऑफ द स्टूडेंट को। 2 फाउंड आउट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट एरिया, तो 2 फाइंड आउट करता है वीकनेस को एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन द डिफरेंट एरिया। उसके बाद में 2 इम्प्रूव सेल्फ डायरेक्टिंग नॉलेज, टू चेक effectiveness of teaching, to improve teaching methods, to help in the improvement of the curriculum। उसके बाद में दिया कि help the student to identify their difficulty and now the progress, मतलब सब इम्प्रूवमेंट करता है जी, कोई डिफिकल्टी आ रही है और प्रोग्रेस हो रही है उसके अंदर, और अगर स्टूडेंट्स है डिफरेंट एरिया इम्प्रूवमेंट स्टाफ सेल्फ डायरेक्टिंग नॉलेज, इनमें क्या करता है ये इम्प्रूवमेंट करता है। इसके बाद में देखो मेथड ऑफ इवाल्वेशन, तो इसमें बताया कि इन द बेस ऑफ कॉग्निटिव नॉलेज, तो बताया इजी टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, फेल इन द बैलेंस, ये इन सब में फिल इन द बैलेंस इन सब में क्या करता है हेल्प करता है। इसके बाद में अपन देखेंगे इन द बेस ऑफ स्किल, जिसमें क्या बताया ऑब्जर्वेशन मेथड सच एज, देखो एनकेडोटल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ वार्ड एंड इंडिविजुअल सच एज डिप्रेशन ऑफ इंसिडेंट एंड इवेंट विद इन टीचर्स ऑब्जर्व, तो एग्जाम्पल के अंदर नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, कॉलेज, डेट, एडमिशन, बैकग्राउंड और इवाल्वेटर, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर। रेटिंग स्किल के अंदर अपन क्या करेंगे, रेटिंग स्किल डिवाइड बाय विच द जजमेंट में बी क्वालिफाइड, मतलब इसके अंदर क्या करेंगे उसकी रेटिंग स्किल चेक करेंगे, मतलब किस तरीके का उसका रेशियो रहता है और किस तरीके से वो मैनेज करता है, वो चीज़ें इसके अंदर अपन चेक करेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, सेकंड था, तो इसके अंदर देखो इन दिस रेटिंग स्केल डिजायरेबल एज, गोल और बेड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो डिजायर है, एज क्या है, गुड बेड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स का चेक करेंगे। उसके बाद में न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, इसके अंदर देखो इन दिस टाइप्स ऑफ स्केल्स आर मेंटेन इन द assess of numerical words such as numerical forms of markers, मतलब नंबरिंग के रूप में अपन उसको मार्क्स करेंगे, जिससे क्या रहेगा अपने को उसका पता रहेगा कि किस हिसाब से ये जजमेंट कर रहा है और जजमेंट करने में भी हेल्पफुल है या फिर नहीं है। उसके बाद में देखो ग्राफिकल रेटिंग स्केल, जिसके अंदर अपन ग्रुप चेक करेंगे। उसके बाद में प्रैक्टिकल ग्राम मेथड, वो भी ओरल वाइवा भी उसका करेंगे। उसके बाद में क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। थर्ड देखो इन द बेस ऑफ एटीट्यूड, तो एटीट्यूड स्केल्स आर मेंटेन यूज सच एज मेजरिंग ऑफ सोशल ऑथोरिटी सच एज सोशल ओपिनियन, सोशल आईपीआर, सोशल जजमेंट एंड अदर इज कॉल्ड एटीट्यूड मेथड्स, इसको अपन क्या बोलेंगे एटीट्यूड मेथड बोलेंगे। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर एंड इमरजेंसी डिजास्टर, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। आप देखो डिजास्टर क्या है, डिजास्टर मतलब मीन्स क्या हुआ कि भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन जो इमरजेंसी के अंदर स्टार्ट होती है, जिसके अंदर अपन किस तरीके से सर्विस कर सकते हैं और मेनली फॉर नर्सिंग के लिए किस तरीके से बताया गया। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि जो नर्सिंग इमरजेंसी डिजास्टर है, तो इमरजेंसी डिजास्टर कभी भी कहीं पर भी और कौन से भी टाइम आ सकता है, तो जिसके अंदर अपन को क्या करना है कि भी मेंटेन करके रखना है कि भी इमरजेंसी कंडीशन है उसके अंदर अपन किस तरीके से वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उनको वाटर, फूड्स, न्यूट्रिएंट्स और अदर जो ज़रूरत की जो चीज़ है वो कैसे वहाँ पर पहुँचानी है और किस तरीके से वहाँ पर सर्विस करना है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे इमरजेंसी एंड डिजास्टर। तो इमरजेंसी मीन्स क्या होता है, देखो इट इज़ डिफाइंड एज एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आर प्रोड्यूस सो रिक्वायर इमीडिएटली अटेंशन इज कॉल्ड इमरजेंसी, मतलब ऐसी कंडीशन जो सडन आई है
और उस समय वहाँ पर कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो केयर, अगर माल और जान दोनों का नुकसान हो रहा है तो वहाँ पर हेल्प करना, और उन जो बच्चे हैं उनको वहाँ से निकालना और किस तरीके से उनको सेफ इन्वायरमेंट में लेकर जाना, वो देखेंगे। डिजास्टर मीन्स इट इज़ डिफाइन ए सिचुएशन ऑफ अनफोर्सेफ, जैसे सीरियस इमीडिएट ट्रीट टू पब्लिक्स हेल्थ एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ डिजास्टर। मतलब डिजास्टर, फ्लड्स, बाढ़ ये आते हैं तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से ये हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को जान और माल दोनों का नुकसान हुआ, तो अपन वहाँ पर उनकी हेल्प करेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डिजास्टर। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर, जिसके अंदर नेचुरल के अंदर देखो कौन कौन से हैं जो प्राकृतिक के द्वारा हो सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बताया हॉरिकेन्स, जिसको अपन तूफान बोलते हैं, तेज हवाओं के साथ, ठीक है, लहरों का आना। उसके बाद में सुनामी आप जानते हो, साइक्लोन चक्रवात बनता है, वो भी हवा बहुत ज़्यादा। उसके बाद में आता है ब्लिजर्ड्स, जिसके अंदर क्या होता है कि भी एक ही स्थान पर जो बादल होता है वो उसका फट जाना और भारी बारिश का होना, उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड्स। ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, फ्लड मतलब बाढ़ आना, मुडस्लाइड यानी भूस्खलन होना मतलब धरती का फटना, और इर्तिक्वाक, आपको पता है इर्तिक्वाक, वही अपन टीवियों में और न्यूज़ों में ये चीज़ें देखते भी हैं कि भी वहाँ पर इर्तिक्वाक हुआ मतलब भूकंप आ गया, तो ये चीज़ें उसके अंदर अपने देखते हैं। और इसकी वजह से जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको जान और माल दोनों का नुकसान होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि यातायात ठप हो जाता है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहती है, किसी से के साथ वो कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या होता है फिर उनको इमरजेंसी सर्विस दी जाती है। इमरजेंसी सर्विस में जैसे कि सेना है जो हवाई के थ्रू, तो उनको फूड दिया जाता है, और उनको जो क्रिटिकल जोन के अंदर है तो वहाँ से उनको निकाल कर सेफ जोन के अंदर लाया जाता है, और जितना हो सके उनकी जान को बचाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे नॉन मेड मतलब प्राकृतिक यानी नेचुरल ना होकर दूसरी ही चीज़ों से हुआ, उसको अपन नॉन मेड के अंदर बोलेंगे, जैसे कि कॉन्वेंशनल वारफेयर, जैसे कि अपन देखते हैं परंपरागत जो युद्ध होते हैं उसके अंदर कन्वेंशनल अगर अपन चाहते तो वो नहीं कर सकते थे, तो ये क्या आता है, नॉन मेड के अंदर आता है। नॉन कन्वेंशनल वारफेयर एग्जाम्पल्स के अंदर न्यूक्लियर केमिकल्स, जैसे गिराते ना युद्धों के अंदर न्यूक्लियर केमिकल बम गिरा दिया, तो वहाँ पर ऐसा बम गिरवाया कि फसल्स होगी नहीं, तो फिर वो वहाँ पर सूखा ही रहेगा। और जो हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो बम गिराया गया था तो वहाँ पर क्या हुआ था कि इस तरीके का उसका केमिकल्स था कि वहाँ के रहने वाले लोगों के डीएनए में मिक्स हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर होने वाली संतान आज भी क्या होती है, अपंग पैदा होती है, कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज़ होती है उसमें, और अभी तक उसका कोई ट्रीट नहीं हुआ, और वो उनके डीएनए में भी कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से अभी भी वो इस भारी समस्या का सामना कर रहे हैं। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट की कंडीशन हो गई, उसमें स्ट्रक्चरल काल्पस, उसके अंदर एक्सप्लोशन यानी विस्लो, फायर, टॉक्सिन मटेरियल, पॉल्यूशन, सिविल वर्क यानी जो नगर पालिका की जो कार्य हो रही है उसके वजह से, और टेररिस्ट अटैक। अब टेररिस्ट अटैक तो जानते ही हो, जो आपने देखा था कि 26/11 बम्बई जो ओबराय होटल उनको बंदी बनाए गए थे, वो चीज़ें तो उन ऐसे अगर कोई होते हैं तो ये क्या नॉन मेड के अंदर आते हैं, और उनमें भी क्या होता है, जान माल दोनों का नुकसान होता है। तो अगर मान लो जो अफेक्टेड हो रहे हैं और जो डेंजर जोन्स के अंदर है तो उनको वहाँ से हटाकर सेफ जोन के अंदर भी लाया जाता है। उसके बाद में डिजास्टर में कॉज प्रीमेच्योर डेथ एंड इलनेस इंजरी। अब आपको पता है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ होती है, क्योंकि उस डेथ होती है और इलनेस यानी कोई डिजीज कंडीशन और भारी इंजरी भी हो सकती है, तो यहाँ पर लोगों को उनका सामना करना पड़ता है। उसके बाद में
डिजास्टर में डिस्ट्रॉय लोकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो जो लोकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद में डिजास्टर में क्रिएट इन्वायरमेंटल इनबैलेंस सच इंक्रीज एंड रिस्क, क्या रहता है, कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब जो डिजास्टर की वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंटल का तो इनबैलेंस होता ही होता है, उसके साथ में जो डिजीज हुई है, अगर मान लो किसी की कम्युनिकेबल डिजीज है, उसका फैलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद में देखो डिजास्टर में भी अफेक्टेड द साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल वेलबींग। अब डिजास्टर क्या आता है, तीनों तरीके से अफेक्ट करता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल भी करता है तो इमोशनल भी करता है और सोशल वेलबींग, इनको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल अफेक्ट करता है, जैसे कि मान लो किसी का मकान गया तो वो शौक में आ जाता है, अब मैं कैसे बनाऊं, उसको नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, तो वो ये साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है। इमोशनली जो चीज़ लॉस हुई है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, सोचेगा, तो वो इमोशनली। सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग इस तरीके का, जो मान लो जिस जगह पे आया है तो वहाँ का जो जितना भी एरिया है वो पूरा अफेक्टेड होगा और वो पूरी सोसाइटी भी वहाँ से अफेक्टेड होगी और उनको उसके प्रति ज़्यादा सोच रहेगा। उसके बाद डिजास्टर में कॉज स्टोरेज ऑफ फूड सर्वे और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अब डिजास्टर की वजह से क्या होगा, वहाँ पर फूड्स उनकी कमी रहेगी उनको, और जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वो तो होगी क्योंकि प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो डिजास्टर की वजह से वहाँ के रहने वाले लोग अफेक्टेड होंगे। उसके बाद में डिजास्टर में कॉज लार्ज पॉपुलेशन मोमेंट। अब देखो डिजास्टर आएगा तो लार्ज पॉपुलेशन मोमेंट्स वो होगा, क्योंकि जिसकी वजह से उनको एक स्थान पर लाना पड़ेगा, तो पॉपुलेशन एक ही स्थान पे आ गई तो वो भी होगा। उसके बाद में अपन देखेंगे फेज ऑफ डिजास्टर, जिसके अंदर प्री इम्पैक्ट फेज, डिजास्टर आने से पहले की फेज, जिसके अंदर अपन देखते हैं टीवीओ में या फिर टेक्निकल मेथड के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं, बारी बारी से अनुमान मौसम विभाग ये वगैरह बताते हैं, भूकंप संभावना। तो प्री इम्पैक्ट फेज द इनिशियल फेज होता है, इसके अंदर ऑफ द डिजास्टर सच एज प्री एक्चुअल अकोरेंस सच एज वार्निंग इज गिवन एट दिस साइन ऑफ द फर्स्ट पॉसिबल और डैमेज ऑफ ए कम्युनिटी इज कॉल्ड प्री इम्पैक्ट फेज। इस फेज के अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ टेक्निकल मेथड्स के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं, तो साइंटिस्ट होते हैं वो बता सकते हैं कुछ इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस को देखकर, तो उससे अनुमान हो जाता है कि यहाँ पर भारी तूफान या फिर भारी बारिश होने की संभावना हो सकती है या फिर नहीं भी, तो वो पहले से वहाँ के रहने वाले लोगों को सचेत कर देते हैं कि भाई इस इलाके में ऐसा हो सकता है, तो फिर वो होने से पहले पहले वहाँ पर अपन क्या कर देते हैं कि उस कम्युनिटी को या फिर उस सोसाइटी को वहाँ से दूर कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि अपन ज़्यादा नुकसान होने से बच सकते हैं। और ये क्या होता है, जो आने से पहले अपन को पता चल जाता है और अपन क्या होते हैं उस नुकसान से आराम से बच सकते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट फेज, इसके अंदर क्या होता है, अकरेंस व्हेन द डिजास्टर एक्चुअली सच एज इंजरी और एनी सिचुएशन सच एज रिक्वायर शेल्टर। सो इम्पैक्ट फेज इज ए ट्रीट फेज फॉर फीचर्स। इसके अंदर क्या बताया गया कि भी जो अकरेंस व्हेन द डिजास्टर आ चुका है और एक्चुअली सच एज इंजरी और एनी सिचुएशन, तो सच एज रिक्वायर रहता है सेंटर्स। सो इम्पैक्ट फेज इज ट्रीट फेज फॉर फ्यूचर। तो जो इम्पैक्ट फेज है वो क्या करती है, ट्रीट करती है पहले ही, क्योंकि इनके अंदर के मान लो कि आने वाला है, तब अपन वहाँ से उस चीज़ों को पहले से रिमूव कर लेंगे। जो कम्युनिटी है वहाँ के लोगों को, वहाँ पर जो अदर जीव जंतु रह रहे हैं उनको अपन वहाँ से हटा लेंगे, तो अगर मान लो डिजास्टर की कंडीशन आकर हुई तो वो वहाँ पर सेफ रहेंगे। इसके बाद में तब पोस्ट इम्पैक्ट फेज आने के बाद, पोस्ट इम्पैक्ट फेज इज रिकवरी फेज विथ द रिटर्न ऑफ नॉर्मल लाइफ एंड फंक्शनिंग कंडीशन इज कॉल्ड पोस्ट इम्पैक्ट फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है कि मान लो डिजास्टर की कंडीशन आ गई और वो ख़त्म भी हो गई, उसके बाद में अपन वहाँ तो जान माल का नुकसान हुआ है या फिर अदर जो चीज़ें हुई है उन सबको अपन भुलाएंगे और फिर वापस जो पहले वाली कंडीशन थी वो वहाँ पर फिर से आकर करेंगे। क्योंकि रीज़न क्या रहता है
कि मान लो हो गया सो हो गया, अब अपन उसको बुला के आगे बढ़ना होगा। तब अपन क्या करेंगे कि उसको बुलाएंगे और पूरा बुलाने की कोशिश करेंगे, और जो वहाँ पर जो फंक्शनिंग कंडीशन है, वर्कर कंडीशन है, वो फिर से तैयार करेंगे और उनको बोले कोई दिक्कत नहीं, हो गया हो गया। अब अपन क्या करेंगे, फिर से अपनी लाइफ इस पास में वो स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्लो करते हुए उसको प्रोग्रेस में लेकर आएंगे और उसको लेकर थोड़ी बैठेंगे। तो साइकोलॉजिकल है, जो सोशली है और जो इमोशनली है, जो लोग सोच रहे हो तो उनको सांत्वना देंगे, या फिर जो नुकसान हुआ उसके अंदर सब मिलकर एक दूसरे के नुकसान को बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो फिर से उतना नहीं तो थोड़ा फिर से खड़े हो सके और अपनी जो आजीविका वो यापन कर सके। बट उसको लेकर नहीं बैठेंगे, जिससे क्या वो धीरे धीरे ये चीज़ें फिर से रिकवरी होगी। और उस रिकवरी की वजह से क्या रहेगा कि उनको जो नुकसान हुआ था वो उसको भूलकर अपने वर्क के ऊपर जाएंगे, और जो नर्सिंग केयर है वो कंटिन्यू उसको देते रहेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ उनसे उनको बचाते रहेंगे। इमरजेंसी सर्विस एनी टाइम प्रेजेंट रहेगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जो आर्मी है वो इमरजेंसी तीनों तरीके से जल थल और वायु तीनों में सर्विस प्रोवाइड करवाता है उनको, जिससे क्या रहेगा कि उनको सपोर्ट मिलता रहेगा साइकोलॉजिकली कि भाई हमें इतना भारी नुकसान हुआ फिर भी हमारे क्या है कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट के लिए सेना रही, और हमारे जो वर्कर थे या फिर हमारे जो चाहने वाले थे उन्होंने हमें मिलकर सपोर्ट किया और आगे उनको क्या किया लेकर गए। जिससे क्या होगा उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ साथ इमोशनली सपोर्ट भी मिलेगा, और जो सोशली वेलबींग है वो भी बनी रहेगी। जिससे क्या होगा उनके माइंड में ये थिंक रहेगी कि भाई ठीक है हमारे जो नुकसान हुआ वो अलग मैटर है, बट जो नुकसान की वजह से और ज़्यादा नुकसान होने वाला तो उससे पहले यहाँ पर क्या होगी जो सर्विस हमें मिलनी चाहिए थी वो स्टार्ट होगी। जिससे क्या होगा जो नुकसान हुआ वो उतने में ही रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ा, तो उनकी सोच चेंज होगी, तो मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, तो इमोशनली भी वो वेलबींग रहेंगे और सोशली भी वेलबींग रहेंगे, क्योंकि लोगों के द्वारा उनको क्या मिली सर्विस मिली। और आर्मी और जो अपनी गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो भी योजना थी वो योजना सभी की मिली, जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन और अदर जो डिस्ट्रीब्यूशन वो सब के सब उनको मिले, जिससे क्या हुए वो अफेक्टेड नहीं हुए और वो अपना जीवन यापन फिर से नए सिरे से शुरू कर सकें।